यहां पे देखा जाए तो सारे ऐसे गोल गोल बीट्स वाले, ये इस टाइप के गोल गोल बीट्स वाले को साथ में रखा गया है, साथ में रख के पूरा सेट बना दिया गया, तो सोने का सेट हो गया। कलेक्शन ऑफ स्मार्ट बॉयज इन क्लास। तो यार हर लड़का बोलेगा हम स्मार्ट है, कौन लड़का बोलेगा कि हम स्मार्ट नहीं है? देख रहे हो सारे के सारे स्मार्टनेस ओवरलोडेड है। तो भाई स्मार्टनेस का ना कोई वेल डेफिनेशन नहीं हो सकता। तो गैस मारो क्या है? कार्डेनलिटी। लिटी खाया? तो कार्डेनलिटी मतलब बेसिकली अगला टॉपिक इज कार्डिनलिटी। आईने में खुद को देख लो, मतलब तुम्हारा इक्वल दिखता है। बंटवारा मतलब जब भी कहीं दो भाइयों के बीच में लड़ाई होता है या फिर मियां बीवी के बीच में डाइवोर्स होता है तो क्या होता है? जो जाता है वो अपना सब कुछ लेकर जाता है। बस डिसजॉइन भी वैसा ही है। अपने साथ मत जोड़िए हमको, हम अलग हैं। नमस्कार, आदाब, शत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सेशन। दिस इज योर मास्टर डीजे हर्ष प्रियम, जो कि आज शुरू करने जा रहे हैं सेट्स का पहला लेक्चर। और इस सेट थ्योरी के पहले लेक्चर में हम लोग बहुत सारी चीजें जानेंगे इंटरेस्टिंग। इस सेट थ्योरी के पूरे सेशन को पढ़ाने के लिए मैं मल्टीपल लेक्चर्स लूंगा। इन लेक्चर्स का उद्देश्य क्या होगा? इन लेक्चर्स का उद्देश्य होगा कि आपको सेट थ्योरी पूरी तरह से थ्योरी के तौर पे कंप्लीट करा देना, बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस करा देना, और उसके बाद जेडब्ल्यू लेवल के क्वेश्चंस कराने के लिए एक अलग सेशन होगा। ठीक है? तो इन सेशंस में, जो सेशन अभी आज है लेक्चर 1 और इसके बाद जो लेक्चर 2 आएगा एंड मूविंग फॉरवर्ड, उन सारे सेशंस में मैं आपको थ्योरी पूरी कराऊंगा बोर्ड लेवल की, और उसके बाद क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को बिना विलंब के। आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज इस टेलीग्राम चैनल में मैं इन सेशंस का पीडीएफ डालूंगा। तो आप जब सेशन हो जाए उसके बाद उन पीडीएफ को डाउनलोड करके वहां से नोट्स भी बना सकते हैं और सवालों को वापस से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है? चलिए जी, तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक में। आज के इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो मैं पहले आपको बता दे रहा हूं कि आज हम लोग इस सेशन में क्या क्या करने वाले हैं। जरा ध्यान से देख लीजिए। अच्छा, इधर है। हाँ भाई, तो आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स एंड टाइप्स ऑफ सेट्स। ये 3 चीज ही आज के सेशन में करेंगे। अगले सेशन में हम नीचे वाले पार्ट्स करेंगे। तो सेट थ्योरी में पूरे इतने टॉपिक्स करने हैं सिलेबस के हिसाब से। क्लियर? चलिए जी, तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू सेट्स। तो सेट होता क्या है, तो जरा ध्यान से समझिएगा। देखो, सेट कहते हैं हम किसी भी स्पेसिफिक चीजों के कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को विच इज फॉलोइंग अ पर्टिकुलर रूल। एग्जाम्पल के तौर पे, अब जैसे मान लीजिए ये सेट है, तो भैया ये भी एक सेट है। नेकलेस, गले का सेट, तो दिस इज सेट। अब ये बॉल्स का सेट। तो जब भी एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करके या स्पेसिफिक टाइप की चीजों को जब हम मिला के एक साथ रखते हैं तो उसको सेट कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे सारी की सारी गेंद है, सारे के सारे कॉस्को बॉल टाइप्स के हैं, जो टेनिस बॉल जिसे कहते हैं, तो ऑल ऑफ देम आर टेनिस बॉल, तो टेनिस बॉल का एक सेट बन गया। यहाँ पे देखा जाए तो सारे ऐसे गोल गोल बीट्स वाले, ये इस टाइप के गोल गोल बीट्स वाले को साथ में रखा गया है, साथ में रख के पूरा सेट बना दिया गया, तो सोने का सेट हो गया। क्लियर? अब इसी तरीके से, तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 टर्म बड़े इंपॉर्टेंट है, वेल डिफाइंड, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होना चाहिए जो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड नहीं कब हो सकता है सर? आप जब वेल डिफाइंड पे इतना ध्यान दे रहे हो तो कोई ऐसा एग्जांपल बता दो जहां वेल डिफाइंड ना हो। तो चलिए वो भी बता देते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कोई कहता है कलेक्शन ऑफ स्मार्ट बॉयज इन क्लास। तो यार हर लड़का बोलेगा हम स्मार्ट है, कौन लड़का बोलेगा कि हम स्मार्ट नहीं है? देख रहे हो सारे के सारे स्मार्टनेस ओवरलोडेड है। तो भाई स्मार्टनेस का ना कोई वेल डेफिनेशन नहीं हो सकता कि यार ये पैरामीटर है स्मार्ट होने का। सो हेंस वेल डिफाइंड नहीं हुआ। स्मार्टनेस इज नॉट अ वेल डेफिनेशन। ऑनेस्टी, ट्रस्टवर्दीनेस, अब ऐसी ऐसी चीजें ना ये डिफाइंड नहीं हो सकती हैं। आप बस कह सकते हो हाँ यार स्मार्ट लग रहा है, इंटेलिजेंट लग रहा है। तो जब वेल डिफाइंड ना हो तो सेट नहीं कहेंगे। तो कलेक्शन ऑफ स्मार्ट बॉयज इन योर क्लास, दिस इज नॉट अ सेट। दिस इज नॉट अ सेट। क्यों? क्योंकि यहां पे ये वेल डिफाइंड नहीं है। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, हाँ ये बिल्कुल है। नेचुरल नंबर बिल्कुल वेल डिफाइंड होता है। 10 से छोटा, हाँ बिल्कुल हम वेल डिफाइन कर सकते हैं। तो 1 होगा, 2 होगा, 3 डॉट 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 कहां तक? 9। तो 1 से लेके 9 तक सारे नंबर्स हैं। ये थोड़े आगे पीछे हो रहे हैं, बट 1 से लेके 9 तक के सारे नंबर्स कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 हो जाएगा। ठीक है? समझ पाए? तो व्हाट इज अ सेट? चलो बड़ा, तो अभी ये सवाल देखते हैं। ये सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस डिस्क्राइब्ड एज अ सेट, इनमें से कौन सा सेट डिस्क्राइब किया जा सकता है? तो समझने की कोशिश करते हैं कहां कहां वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स इन योर स्कूल, इंटरेस्टिंग को क्या डिफाइन कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से ये कटा।
कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, क्या नेचुरल नंबर्स को डिफाइन किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है, तो ये बनेगा सेट। कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, क्या इंटेलिजेंट डिफाइन कर सकते हो? नहीं, नहीं डिफाइन किया जा सकता है, तो गटा। कलेक्शन ऑफ दो स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु हैव सिक्योर्ड मोर देन 80% मार्क्स इन एनुअल एग्जामिनेशन, मोर देन 80% डिफाइन हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, नंबर है ये, तो डिफाइन हो सकता है, तो यस ये हो सकता है। तो आपको बड़े सिंपल तरीके से समझ में आ गया कि सेट कैसे बनता है। जहां पे डिफाइन कर सकते हैं वहां पे सेट बन जाएगा, जहां डिफाइन नहीं कर सकते वहां सेट नहीं बनेगा। क्लियर? चलिए जी, अगर ये क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे। तो हेंस नो यस नो यस, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान के चलिए, जब अभी जो मैंने आपको बताया था कि भाई बॉल्स, जो टेनिस बॉल्स थे वो भी सेट है, क्योंकि वो कलेक्शन ऑफ ऑल द टेनिस बॉल्स इन दिस बकेट, तो ये हो गया सेट, बिल्कुल है। अब ये बताइए, क्या ये ग्रीन बॉल इसी में बिलोंग करता है? तो यार देख के तो लग रहा है कि हाँ ये वाला ग्रीन बॉल, ये वाला ग्रीन बॉल दोनों सेम ही है, तो हाँ बिल्कुल ये ग्रीन बॉल इसमें है। तो क्या इज दिस ग्रीन बॉल बिलोंग्स टू दिस बकेट? तो आई गेस आंसर आना चाहिए यस, हाँ ये बिलोंग करता है। इज दिस पिंक बॉल बिलोंग्स टू दिस? तो यार यहाँ पे एक भी पिंक बॉल नहीं दिख रहा है, जो बॉल इसके अंदर है वो अलग अलग कलर मैंने यहाँ दिखा दिए हैं। तो क्या पिंक बॉल बिलोंग कर रहा है इसको? तो नहीं, इसका तो जवाब है साफ साफ नहीं, ये नहीं बिलोंग कर रहा है। तो अब ये जो बिलोंग करता है ना, उसको हम दिखाते हैं इस तरीके से, ये ई का साइन बनाते हैं ऐसा बीच में, ये होता है साइन बिलोंग्स टू, ये इसको बिलोंग्स टू का साइन ऐसा होता है। लेकिन जब नहीं बिलोंग करता है तो हम इसी ई को काट देते हैं, ये ऐसा ई बनाया और इसको कट ऐसा, तो ये हो गया डज नॉट बिलोंग टू। तो इसलिए ये वाला साइन बनता है डज नॉट बिलोंग टू। और मैथमेटिक्स में भाई जाहिर सी बात है, अब इतने सारे शब्द तो नहीं लिखेंगे, दिस डज नॉट बिलोंग टू, दिस बिलोंग्स टू। तो अब जैसा हमने यहाँ पे बॉल्स के लिए समझा, वैसे ही हम नंबर्स के लिए भी करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए है जिसमें है 1 2 3 4 5, ये सेट है। अब कोई मुझसे पूछे 1 बिलोंग्स टू ए, सही है क्या? मैं बोलूंगा हाँ सही है। अब कोई मुझसे पूछे 6 बिलोंग्स टू ए, सही है क्या? नहीं, गलत है, 6 ए को नहीं बिलोंग करता। तो मैं लिखूंगा 6 डज नॉट बिलोंग टू ए, 6 ए को बिलोंग नहीं करता है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? सो 6 डज नॉट बिलोंग टू ए एंड हेंस दैट्स द आंसर। तो इस तरीके से आप सेट के रिप्रेजेंटेशन को एंड बिलोंग्स टू नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये एक टर्म आपने सीखा। चलिए उसके हिसाब से एक सवाल करते हैं। कहता है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू इन द ब्लैंक स्पेस। ठीक है, अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है। क्या 1 ए को बिलोंग करता है? हाँ बिल्कुल करता है। क्या 4 ए को बिलोंग करता है? हाँ बिल्कुल करता है। सॉरी, ये करता है ना, मैं डज नॉट बिलोंग कैसे लिख सकता हूं? अब ये बिलोंग करता है। क्या 0 बिलोंग करता है? नहीं, 0 तो नहीं दिख रहा है मेरे को, नहीं बिलोंग करता है। तो 0 डज नॉट बिलोंग टू। 8 करता है? नहीं, 8 भी नहीं करता है। तो बड़ा सिंपल आ गया, डज नॉट बिलोंग टू एंड बिलोंग टू। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कैसे होता है? तो देखो सेट को दिखाते कैसे? तो जैसे मैंने अभी दिखाया ना आपको कि हम नंबर्स लिख रहे हैं, मान लीजिए मैंने 1 से लेके 5 तक का नंबर लिखा था अभी पीछे, तो इसको हम एक कैपिटल लेटर से दिखा देते हैं कि भैया ये कैपिटल लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है इतने नंबर्स को। अब वो नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं जो भी आपने रूल लगाया। जैसे मान लीजिए मैंने ए लिखा और ए में लिखा 1 2 3 4 5, तो अब ये कैसे नंबर्स हैं? तो भैया मेरे को तो दिख रहे हैं सिंपल काउंटिंग नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो, होल नंबर भी बोल सकते हो। तो अब इसको डिफाइन करने के लिए कोई रूल लिखना चाहता हूं मैं, तो मैं लिख दूंगा कि यार मान लेते हैं ये नंबर्स x हैं, सच दैट x बिलोंग्स टू n, n मतलब नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मतलब x एक नेचुरल नंबर है। तो हाँ भाई सारे नेचुरल नंबर है। और दूसरा मैं ये कह देता हूं एंड x इज लेस देन 6, 6 से छोटा नेचुरल नंबर। तो क्या ये सही है? 6 से छोटे नेचुरल नंबर है सारे? हाँ बिल्कुल सही है। तो हो गया ना, इस नंबर्स को लिखने के पीछे का रूल मैंने बना दिया अपने मन से। क्लियर? तो आप रूल बना सकते हैं अपने हिसाब से, जो रूल सेटिस्फाई कर दे। तो ये सेटिस्फाई कर दिया, और इसे ही हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में बेसिकली 2 फॉर्मेट होते हैं। एक को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्मेट, थोड़ा रोस्टेड चिकन टाइप, और एक को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्मेट। अब सेट बिल्डर और रोस्टर में क्या अंतर है समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए सेट बिल्डर, इसमें नाम क्या है? बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म मतलब ऐसा जो बिल्ड कर सके या कैसे बिल्ड हुआ है उसको पता हो।
तो देखो इन दोनों में से बिल्डर फॉर्मेट कौन हो सकता है? बिल्डर फॉर्मेट ये हो सकता है क्योंकि यहां पे मेरे को रियलिटी में रूल पता चल रहा है कि कैसे इस सेट का निर्माण हुआ है ना? तो आप कह सकते हो ना कि इसके पास कैपेसिटी है बिल्ड करने की। तो जब भी आप कोई सेट लिखते हो जहां पे आप सेट को बनाने का रूल लिख दो, ये रूल लिख दिया ना आपने, तो जब भी आप रूल लिख देते हो सेट को बनाने का, हम इसे ही कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्मेट। क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्मेट। और इससे जो बना हुआ सेट होता है, जैसे इस रूल की मदद से या इस रूल की वजह से हमने ये सेट बनाया, तो जो सेट आप बनाते हैं जहां पे आप एज इट इज एलिमेंट्स को लिख देते हो, ये एलिमेंट्स एज इट इज लिखे हुए, तो एलिमेंट्स को जहां पे आप लिख देते हो इसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्मेट। क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्मेट। तो रोस्टर फॉर्मेट का मतलब ये होता है ऐसा सेट जहां पे एलिमेंट्स लिखे हुए हों, और सेट बिल्डर का मतलब ये होता है ऐसा सेट जहां पे रूल लिखा हुआ हो कि भैया उसको कैसे बनाया जाएगा। तो अगर सेट में रूल लिखा है मतलब सेट बिल्डर, अगर एलिमेंट्स लिखे हैं मतलब रोस्टर। क्लियर है सबको? बस इतना ही सिंपल था। ठीक, चलिए जी। अब इफ ए बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7, जल्दी से बता दो, यहां पे रूल लिखा है कि एलिमेंट्स लिखे हैं? जाहिर सी बात है, अरे यार ये तो रूल लिखा हुआ है। अगर रूल लिखा हुआ है मतलब सेट बिल्डर फॉर्मेट। अब 7 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन होते हैं? तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, 5, 6 होता है। मैंने लिख दिया और लिख के इसको लिख दिया कि यही है ए। अब कौन सा फॉर्मेट? रोस्टर फॉर्मेट, क्योंकि एलिमेंट्स लिख दिए गए। क्लियर है क्या? एकदम सिंपल सिंपल, बढ़िया, बल्ले बल्ले। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 तो ये बन गया। अब देखो हम जनरली जब मैथमेटिक्स में लिखते हैं ना तो इतने सारे वर्ड्स नहीं लिखते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में कम भाषा में कम शब्दों में ज्यादा बातें कह देने की आदत होती है। तो एक्स, इसीलिए हम क्या करते हैं, हमने बोला यार नंबर जो है हमारा एक्स है भाई, हम तो पूरे मैथ्स में नंबर को एक्स मानते हैं, तो हमने बोला हमारा नंबर एक्स है। और एक्स क्या है? तो सच दैट, ये 2 बिंदु दिखा के हम बोल रहे हैं सच दैट, इसका मतलब ही होता है सच दैट मैथमेटिक्स में। सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देखो ये जो ए बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर से इतने सारे शब्द को हमने सिर्फ 2 लेटर्स में दिखा दिया, एक्स बिलोंग्स टू एन, 3 लेटर, दैट्स इट। क्लियर? एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, चाहते तो एंड का भी साइन मार देते, एक में हो जाता, एक्स लेस देन 7। अब ये लेस देन 7 को हमने बस ऐसे एक डंडे से दिखा दिया। समझ रहे हो? तो मैथमेटिक्स में शब्द कम इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि ये भी सेट बिल्डर है, बट हम कभी ऐसे लिखेंगे ही नहीं मैथ में। हम मैथ्स में हमेशा ऐसे लिखेंगे और इसको कहेंगे ये है सेट बिल्डर, देखो रूल लिखा हुआ है। और ये हो गया रोस्टर, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। क्लियर? चलिए जी। तो प्लेन इंग्लिश सेट बिल्डर फॉर्मेट और ये है रोस्टर फॉर्मेट। बनाते हैं एक सवाल मजेदार। कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। सबको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। सब जगह रूल लिखा हुआ है? हाँ लिखा हुआ है। पहले वाले का सेट बिल्डर, x बिलोंग्स टू z, z का मतलब होता है इंटीजर। समझना पड़ेगा थोड़ा सा, धीरे धीरे टाइम लगेगा बट हो जाएगा। -5 से 0 के बीच में नंबर्स लिखने हैं, इंटीजर्स। और -5 भी इंक्लूडेड है, 0 भी इंक्लूडेड है, क्योंकि इक्वालिटी का साइन है। तो मैं लिखूंगा a जो होगा वो -5 होगा, -4 होगा, -3, -2, 1, -1 और 0। ये सारे एलिमेंट्स लिख देंगे। आ गया? बिल्कुल आ गया। कहता है x सच दैट x बिलोंग्स टू r। r मतलब होता है रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और x स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0 है। तो x स्क्वायर -1 0, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सारे समझ रहे होगे, सॉल्व करने पे क्या बनता है, x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 मतलब 1 स्क्वायर। तो जब स्क्वायर स्क्वायर कटता है तो प्लस माइनस 2 वैल्यूज आती हैं, बस बन गया। b इक्वल्स टू सॉरी यहाँ पे x नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट नंबर लिखेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ -1, 1, हो गए 2 वैल्यूज, दैट्स इट। उसके बाद x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड बनाना। अब बनाना में a बहुत बार आया है, n बहुत बार आया है, तो हम बहुत बार नहीं लेंगे, हम एलिमेंट हमेशा एक ही बार लिखेंगे सेट में। तो इसीलिए मैं c में क्या लिखूंगा, एक है a, एक है b और एक है n। ठीक बात? बिल्कुल ठीक बात। तो हमारा सेट c क्या हो गया, a b n का, दैट्स इट, एलिमेंट्स लिख दिए। डी में क्या है, x इज अ प्राइम नंबर एंड एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 60। 60 का डिवाइजर प्राइम नंबर कौन कौन है? 2 है, हाँ है, 3 है, हाँ है, 5 है, हाँ है, 5 भी है। 5 के अलावा 7 नहीं होगा और तो कोई होएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो 2 3 5 बन गया। डी जो है हमारा वो क्या बन गया, 2 3 5 बन गया सेट बिल्डर फॉर्मेट। तो देखो नंबर्स को लिखने का ये तरीका होता है। क्लियर है?
तो x इज द प्राइम नंबर, एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 60। हमने सबका सेट बिल्डर फॉर्मेट सबका रोस्टर फॉर्मेट बना दिया। अब देखो सारे का रोस्टर फॉर्मेट चेक करते हैं। पहले वाले का -5 से लेके 0, हाँ सही है। दूसरे वाले का +-1, हाँ सही है। तीसरे वाले का ABN, हाँ सही है। चौथे वाले का 2 3 5, हाँ बिल्कुल सही है। बल्ले बल्ले, वी गॉट इट। क्लियर? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्मेट। सेट बिल्डर के फॉर्मेट में लिखिए। चलिए अब रूल देखते हैं। पहला है 2 3 5 7। चारों के चारों प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। जल्दी से लिख देते हैं। तो मैं लिखूंगा a इक्वल्स टू x। हमारा नंबर क्या है? x है। सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। x इज अ लिख दो या इक्वल टू लिख दो, जो तुम्हारी इच्छा। तो मैं लिख देता हूं x इज प्राइम नंबर एंड x लेस देन 8। x 8 से छोटा प्राइम नंबर है। तो 8 से छोटा प्राइम नंबर कौन कौन होते हैं? 2 3 5 7, दैट्स इट। लिख दिया 2 3 5 7, रूल बन गया पहला। x प्राइम नंबर है, 8 से छोटा है, सिंपल। अब b, दूसरे वाले का देखते हैं। तो b में क्या है? 1 4 9 16 25। अच्छा साफ साफ दिख रहा है, देखो सब स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, है ना? बस आ गया आंसर। कैसे लिखोगे वापस से? x आपका एलिमेंट x है, सच दैट x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। किसी नंबर, जो सारे के सारे एलिमेंट है x, यही है ना x 1 4 9, ये सारे के सारे नंबर क्या किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर है? जैसे ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, हर नंबर किसी का स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर लिख दिया। अब ये y पे कंडीशन लगाओ। कहां तक का स्क्वायर है? 1 से लेके 5 तक का स्क्वायर है। तो मैं लिख रहा हूं एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो आपका y है ना वो नेचुरल नंबर होगा, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसा ही नहीं रहेगा। एंड y इज लेस देन 6। y 6 से छोटा रहेगा। तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर कितना होता है? 1 2 3 4 5, दैट्स इट। तो जैसे जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 डालोगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, बन गया रूल। तो रूल लिख दिया हमने अपने अपने हिसाब से। क्लियर? अब वैसे ही सी में आ जाओ। सी में देखो रूल लिखते हैं। क्या है भाई? 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। मेरे को साफ साफ दिख रहा है ऊपर जो भी आया है नीचे उससे एक ज्यादा आया है, ऐसा ही है, ठीक। तो सी में लिखूंगा अगेन कि x है हमारा नंबर, सच दैट x इज इक्वल्स टू n/n+1, या तुम चाहो तो y/y+1 लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा। तुम चाहो तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसको ऐसा लिख दो, y/y+1। ऊपर जो भी होगा नीचे उससे एक ज्यादा। क्लियर? अब ऊपर का क्या क्या नंबर आया, y क्या क्या आया? 1 2 3 4। क्लियर? तो मैं सबसे पहले तो लिखता हूं एंड y इज नेचुरल नंबर 1 2 3 4। अब 4 तक ही गया है तो लेस देन 5 कर दो, y लेस देन 5, बन गया रूल। कितना सिंपल। तो भैया x हमारा नंबर क्या है? x कैसा नंबर है? तो वो नंबर है y/y+1 एंड y क्या है? y नेचुरल नंबर है, और क्या है भैया? y लेस देन 5 है। बन गया, बल्ले बल्ले। देख रहे हो? तो इसी तरीके से रूल बनता है। अब ये बन गया तीनों का सेट बिल्डर फॉर्मेट। चेक करते हैं, देखो x इज अ प्राइम नंबर लेस देन और इक्वल टू 7, बिल्कुल सही है। x इक्वल्स टू n स्क्वायर, इन्होंने n लिया हमने y लिया, फर्क नहीं पड़ता, दोनों में पूरे पूरे नंबर आपको मिलेंगे, बिकॉज n लिखो y लिखो z लिखो k लिखो, क्या फर्क पड़ता है। n स्क्वायर, n नेचुरल नंबर है, n 5 से छोटा या बराबर है। अब इन्होंने 5 से छोटा या बराबर किया, हमने लेस देन 6 कर दिया। दोनों सही है क्योंकि दोनों का मतलब सेम निकलेगा। क्लियर? फिर वैसे ही यहां पे आया तो इन्होंने x/x+1 ही कर दिया डायरेक्ट। हमने x इक्वल्स टू y/y+1 किया था ना, इन्होंने ऐसा लिख दिया, बट ये भी सही है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, मैं इन सारे आंसर्स में अभी तो बता दे रहा हूँ सही है। कई बार ऐसा होता है कि आप जब सॉल्व करने बैठते हैं तो एनसीईआरटी उठाते हैं या कोई भी बुक, उसमें आपने जो आंसर बताया समझ के, बनाया जो समझ के, बुक में उससे अलग आंसर रहता है। तो कई बार बच्चों का ये डाउट होता है, सर ये तो बुक में कुछ और है, हमारा कुछ और है, पता नहीं सही है कि गलत है। तो ऐसी अवस्था में किसी टीचर की हेल्प ले लिया कीजिए, जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे टीचर की हेल्प तो आपको समझ नहीं आएगा। क्लियर? तो आप टीचर की हेल्प ले लिया कीजिए। ओके, चलिए जी आगे बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट एक और सवाल। द सेट 149 ... 100, फिर से दिख रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ... 10 स्क्वायर। ठीक, इन द सेट बिल्डर फॉर्मेट इज x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर। हाँ स्क्वायर नंबर है, वेयर n नेचुरल नंबर होना चाहिए, बिल्कुल सही बात, और n 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, बिल्कुल सही बात, जहां 1 और 10 दोनों इंक्लूडेड है क्योंकि इक्वालिटी है, बिल्कुल सही। तो क्या ये इसका सेट बिल्डर फॉर्मेट होगा? बिल्कुल होगा।
रूल एकदम सही सही है, कॉमन सेंस लगा रहे हैं। दूसरा रीजन, इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इममटेरियल। बोलता है रोस्टर फॉर्मेट में किस ऑर्डर में आपने एलिमेंट्स को लिखा है इससे फर्क नहीं पड़ता, आप 1 पहले लिखो कि 2 पहले लिखो कि 5 पहले लिखो, डज नॉट मैटर। तो हाँ सही बात है, क्योंकि अगर मैं जैसे मान लो लिख रहा हूँ 1 2 3, ये मेरा एक सेट है, और दूसरा सेट लिखूंगा 2 3 1, तो क्या ये दोनों अलग अलग सेट है? नहीं, दोनों बिल्कुल सेम सेट है, क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। हाँ, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है बेटा। लेकिन एक बात बताओ, और ऊपर वाला भी ट्रू है, लेकिन एक बात बताओ, तुमको ऐसा नहीं लगा कि यार ये ट्रू है अपने किसी और कारण से, क्योंकि भैया ये इसलिए ट्रू है क्योंकि यहाँ जो लिखा हुआ है उसका सही रूल यहाँ दिया गया है, बट ये ट्रू है ये किसी और थ्योरी की वजह से ट्रू है, ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है। तो इन दोनों का आपस में तो कोई कोरिलेशन नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो दोनों ट्रू है बट कोरिलेशन नहीं है, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये तो एक्सप्लेनेशन तो सही नहीं है ना इसके लिए, दोनों आपस में जुड़े नहीं है, तो हेंस आंसर बिकम्स बी। सिंपल था, आया मजा? चलिए जी, अगर मजा आया तो बढ़ते हैं आगे आगे। चलिए जी, अब अगला टॉपिक क्या है भैया? तो अगला टॉपिक हमारा, गैस मारो गैस मारो, क्या है? कार्डेनलिटी। लिट्टी खाया? तो कार्डेनलिटी मतलब बेसिकली अगला टॉपिक इज कार्डिनैलिटी। तो कार्डेनलिटी, तो कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी होता क्या है समझने की कोशिश ये कीजिए आप, हमेशा आज के बाद याद रखिएगा कार्डिनलिटी। तो कार्डिनैलिटी, और कार्डिनैलिटी में सर ने बताया था कि कार्डिनैलिटी इज बेसिकली द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उसे हम कहते हैं कार्डिनैलिटी। क्या कहते हैं? कार्डेनलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी? इसकी कार्डिनैलिटी होगी बेटा 5, क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। A, the clearly the number of elements in A is 5. 5 is the cardinality of set A. अगर ऐसा रहता 2A 5B J 5 9, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या होती? 1 2 3 4 5 6, 6 होती है इसकी कार्डिनैलिटी। जितने एलिमेंट्स हो, एलिमेंट्स चाहे जैसे हों, जितने एलिमेंट्स उतनी कार्डिनैलिटी, दैट्स इट। क्लियर? चलिए जी, नोटेशन कैसे होता है? तो कार्डिनैलिटी का नोटेशन, ए जो सेट है ना, इसको ब्रैकेट में डाल के एन लिख देते हैं बाहर। एन का मतलब बेसिकली होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मतलब कार्डिनैलिटी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 5 मतलब कार्डिनैलिटी 5, तो कार्डिनैलिटी को इसी तरीके से दिखाते हैं। क्लियर? चलिए जी, एक सवाल करते हैं, फाइंड द कार्डिनैलिटी ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब जैसे पहले वाले का है द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 0, 0 से छोटा होल नंबर बताइए। अरे ये कैसी बात हो गई, होल नंबर तो शुरुआत 0 से होता है ना, तो लेस देन 0 वाला कोई बता सकेंगे? नहीं, तो एक भी एलिमेंट नहीं होगा, 0। तो अगर एक भी एलिमेंट नहीं हो तो उसको लिखने का तरीका ये होता है, a इक्वल्स टू 5। 5 का मतलब ये ऐसा 0 का पेट काटते हैं तो इसको 5 कहते हैं, वाईफाई वाला 5। अब 5 का मतलब होता है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट, तो इसीलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, कार्डिनैलिटी ऑफ ए 0, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। अब आते हैं दूसरे वाले के लिए, x इज सच दैट x इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। एक ऐसा नंबर जो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, क्या हो सकता है? सिर्फ एक ही ऐसा नंबर होता है जो ना प्राइम होता है ना कंपोजिट, वो होता है 1, है ना, बिकॉज 2 आपका प्राइम नंबर है, कंपोजिट नहीं है, 3 आपका प्राइम है, 4 कंपोजिट है, तो 1 इकलौता ऐसा नंबर है जो ना ही कंपोजिट है ना ही प्राइम, तो इसका मतलब बी जो आपका होगा वो सिर्फ एक एलिमेंट 1 को रखता है, तो कार्डिनैलिटी इसकी क्या हो जाएगी बेटा? कार्डिनैलिटी ऑफ बी 1। क्लियर? सेट ऑफ ऑल कलर्स इन द रेनबो। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? तो बचपन से पढ़ते आगे आए होंगे, क्या क्या होते हैं इसके अंदर? विबग्योर होता है ना, विबग्योर। तो टोटल कितने कलर्स होते हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो विबग्योर 7 होते हैं टोटल, तो सी के अंदर 7 एलिमेंट्स विबग्योर लिख दीजिएगा, VIBGYOR, विबग्योर। ठीक है, तो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट सी क्या हो गया? 7। टोटल एलिमेंट्स इन सी कितने हो गए? 7, दैट्स इट। और आखिरी वाले में x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा नेचुरल नंबर। तो यार 1 से बड़ा नेचुरल नंबर तो कुछ भी हो सकता है ना, इनफाइनाइट, तो क्योंकि कोई भी नंबर लिख सकते हो, तो हेंस यहां डी पे लिखा जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी, ये आपका बेटा इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं निकाले जा सकते।
दिख रहा है, ऐसा नहीं है डिफाइन नहीं है, बिल्कुल डिफाइंड है। नेचुरल नंबर डिफाइन नहीं है क्या? बिल्कुल डिफाइंड है। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट में होना पॉसिबल है, हमेशा याद रखिएगा। क्लियर? चलिए, अगर यहां तक समझ गए तो बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। 0 1 7 इंफिनिटी, ये रेनबो के कलर्स, एक ही एलिमेंट, वन प्राइम नंबर, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, और ये वाला तो अलग ही था। तो अब इसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा कि कितने प्रकार के सेट होते हैं। जैसे अभी अभी हमने यहां पे पढ़ा एक भी एलिमेंट नहीं है, तो एक भी एलिमेंट नहीं है उसको हम कहेंगे एम्प्टी सेट, क्योंकि एक भी एलिमेंट नहीं है। सिर्फ एक एलिमेंट था जो 1 था ना बी के अंदर, 1 इकलौता है ऐसा नंबर जो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट होता है, तो सिर्फ एक एलिमेंट हो तो सिंगलटन। हाँ, अब जैसे हमने तीसरे में देखा यहाँ पे, चौथे में इनफाइनाइट नंबर ऐसे हैं कि इनफाइनाइट नंबर्स आ रहे हैं, 2 3 4 5 6 आगे होता जाएगा, तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें, तो इसीलिए इनफाइनाइट सेट। तो इसका उल्टा फाइनाइट सेट क्या होगा? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड हो, हम गिन सकते हैं। तो जैसे ये विबग्योर वाला एग्जांपल जहां पे 7 ही कलर होता है, 7 कलर होता है, तो फाइनाइट। इक्वल सेट का एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिया था। क्या दिया था? कि बेटा 1 2 3 लिखा हुआ है, अगर इसी में आप इसका ऑर्डर चेंज कर देते हो 2 3 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। तो इन्हीं दोनों को हम इक्वल सेट्स कहते हैं। अब इक्विवेलेंट किसको कहते हैं और डिसजॉइंट किसको कहते हैं? तो चलिए आखिरी के 3 के बारे में थोड़ी विस्तार में चर्चा कर लें। पहले 4 तो बड़ा सिंपल था, समझ में आ गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट 0 होगा, तो भैया हर हाल में इसको कैसा कहा जाएगा? एम्प्टी सेट। सिर्फ एक होगा तो सिंगलटन, फाइनाइट होंगे तो फाइनाइट, इनफाइनाइट होंगे तो इनफाइनाइट। ये बड़ा सिंपल था, तो इसीलिए इसका सबका एक्सप्लेनेशन एक जगह लिख दिया। एग्जाम्पल भी, पहले इस पे कुछ सवाल सॉल्व कर लेते हैं, फिर उस 3 के आगे पे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज आर एम्प्टी? इनमें से कौन से एम्प्टी है? तो पहला तो कहता है एक्स इर्रेशनल नंबर होना चाहिए, और एक्स स्क्वायर -1 0 होगा। तो एक्स स्क्वायर -1 0, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आप सबको पता है एक्स इक्वल्स टू क्या आता है? +-1। अब +-1 तो दो ही वैल्यू है, एक या तो +1 या तो -1। +1 या -1 कौन सा वैल्यू इर्रेशनल है क्या? नहीं। तो ये कहता है कि भैया वैल्यू इर्रेशनल होनी चाहिए, लेकिन उसका वैल्यू हमारा आ रहा है +-1, तो ये दोनों तो आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब कोई वैल्यू नहीं होगा। तो अगर कोई वैल्यू नहीं होगा तो ए हमारा क्या हो गया? फाई, एम्प्टी सेट। तो इज एन एम्प्टी सेट? यस, ये एम्प्टी सेट है ना। अब x सच दैट x बिलोंग्स टू z, मतलब इंटीजर, z इंटीजर है, -2 से 2 के बीच में। तो -2 से 2 के बीच में इंटीजर होता है क्या? हाँ होता है। -2 पे इक्वालिटी है, तो -2 खुद ही इंटीजर है, बिल्कुल। तो ये होगा -2, -1 भी तो इंटीजर होता है, 0 भी तो इंटीजर होता है, और फिर इसके बाद 1 भी तो इंटीजर होता है, और इसके बाद 2 भी इंटीजर होता है, इस पर भी इक्वालिटी है। तो ये सारे के सारे 5 एलिमेंट्स आ गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना आ गया? 5। क्या ये एम्प्टी सेट है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एम्प्टी तो है ही नहीं। क्लियर? बड़ा सिंपल था ये तो। बढ़े आगे, चलिए जी बढ़ते हैं आगे। तो +-1 इसका मतलब ये देयरफॉर ए इज एन एम्प्टी सेट, और नीचे वाले में 5 तो नॉट एम्प्टी सेट, 5 एलिमेंट है। बढ़िया, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर सिंगलटन? सिंगलटन मतलब सिर्फ एक होना चाहिए एलिमेंट। अब x -2 = 0 है, तो x -2 = 0 मतलब x = 2 होगा। हाँ होगा। और x = 2, और ये कहता है इंटीजर होना चाहिए, तो क्या ये इंटीजर है? हाँ है, 2 तो इंटीजर होता है, तो हो गया। a में सिर्फ एक एलिमेंट 2, सिंगलटन हो गया, सिंगलटन, ये बिल्कुल हो गया। अब है y सच दैट y इज रियल नंबर, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, y स्क्वायर -4 = 0। अब तुमको भी पता है जैसे ही y स्क्वायर = 4 सॉल्व होगा, y स्क्वायर = 4 का मतलब 2 स्क्वायर, जैसे ही जब स्क्वायर स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस जाता है, तो y = क्या आ गया? +-2। तो यहाँ तो दो वैल्यूज दिख रहे हैं साफ साफ, और ये कह भी रहा है रियल नंबर। रियल नंबर में दोनों वैल्यूज अलाउड होते हैं, प्लस भी और माइनस भी। तो हाँ, अगर प्लस माइनस दोनों अलाउड है तो 2 वैल्यू हो गए, तो क्या ये सिंगलटन बचा? नहीं, बिल्कुल नहीं, दिस इज नॉट अ सिंगलटन। तो बड़ा सिंपल सा आंसर आ गया, पहला वाला सिंगलटन है बट दूसरा वाला सिंगलटन नहीं है। क्लियर? चलिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज आर सिंगलटन? अच्छा दूसरा वाला, सॉरी ये दूसरा वाला है, तो दूसरा वाला सिंगलटन नहीं है। क्लियर? अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? कौन से फाइनाइट होंगे, कौन से इनफाइनाइट? तो देखो, सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन। एक लाइन के पैरेलल मतलब एक लाइन, एक गिवन लाइन के पैरेलल कितने लाइन हो सकते हैं? तो भाई एक लाइन के तो इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हो,
तो ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये तो इनफाइनाइट होगा, हैं? सेट ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ, अब यार एनिमल्स ऑन द अर्थ देखा जाए तो ऐसे फाइनाइट लगेगा कि यार गिन सकते हैं, लेकिन फिर कुछ सेंस में लगेगा इनफाइनाइट। बहुत सारे ऐसे होंगे जो हमने आज तक ना देखे, ना जाने, ना सुने, तो मैं तो इसको इनफाइनाइट कहता हूँ। हालांकि ये थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, बट फिर भी समझने के लिए है। एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉइंट ऑन अ लाइन, एक लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं भाई, ये तो पक्का पक्का है। वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वाई नेचुरल नंबर है और वाई 20 से छोटा है और बराबर है, तो 20 से छोटे नेचुरल नंबर कितने होते हैं? 20 ही होते हैं भाई, 1 से लेके 19 और 20 इंक्लूडेड है, इसलिए 20। तो भैया ये बिल्कुल फाइनाइट है। मेरे को लगता है बुक में ये वाला फाइनाइट दिया होगा, क्योंकि एक्चुअली में भाई बहुत सारे साइंटिस्ट ने सेट ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ काउंट किया ही होगा। तो अगेन ये पर्सनल है थोड़ा सा, हो सकता है इनफाइनाइट, हो सकता है फाइनाइट, बट इसमें उतना डिबेट नहीं करना, बट बाकी सारे तो समझ में आ ही रहे हैं, ठीक है? तो इसका आंसर जैसे इनफाइनाइट, हाँ देखा, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑन अर्थ आर काउंटेबल, काउंटेबल है, लेकिन अब हमें पता है कि नहीं वो नहीं पता, बट ठीक है, अगर काउंटेबल है तो फाइनाइट ले लेते हैं, क्लियर? उसके बाद ये वाला इनफाइनाइट, फिर ये वाला फाइनाइट, सिंपल। बढ़े आगे, चलिए जी, अब बात करते हैं इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स। इसमें ध्यान से समझिएगा। देखो यार, इक्वल सेट का ये एग्जांपल सबसे बढ़िया है। आईना देखे हो, आईने में खुद को देख लो, मतलब तुम्हारा इक्वल दिखता है, हाँ इक्वल दिखता है। लेकिन अगर मान लो तुम्हारा कोई भाई है, बहन है, या तुम अपने पापा के जैसे दिखते हो, तो जैसे है ना, एकदम पापा तो नहीं दिखते हो ऐसा, तो वहां को इक्विवेलेंट कहते हैं। समझते हैं, जैसे डेफिनेशन वाइज अगर पकड़ें तो इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए जिसमें है 1 2 3, ठीक है? सेट बी है जिसमें है 2 3 1, और सेट सी है जिसमें है 1 2 4, और सेट डी है जिसमें है 4 5 6, ठीक है? और सेट ई भी मानते हैं जिसमें है 4 5 या 4 5 2 1। बहुत सारे एग्जांपल्स ले लिए। आप ध्यान से देखिए कौन कौन इक्वल में बैठेगा। ए और बी ये दोनों इक्वल सेट्स होंगे, क्योंकि हमने ऑर्डर आगे पीछे कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में एलिमेंट सारे के सारे बराबर हैं तो इक्वल होगा। इसके अलावा बाकी सारे के सारे सेट्स आपस में इक्विवेलेंट होंगे। कहां से कहां? यहां से लेके यहां तक। ध्यान से, क्यों? इक्विवेलेंट का डेफिनेशन ये है, ऐसे सेट्स जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब कार्डिनैलिटी शुड बी इक्वल, तो इक्विवेलेंट कहलाते हैं। इक्विवेलेंट सेट के लिए कार्डिनैलिटी चेक करते हैं, कार्डिनैलिटी, ठीक है? क्लियर बात? मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के बराबर होगा तो हम उसको इक्विवेलेंट कहेंगे। अंदर के एलिमेंट बराबर होना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए 1 2 3 और 1 2 4 इक्विवेलेंट होगा, हाँ होगा। 2 3 1 1 2 4 होगा, हाँ होगा। 1 2 4 4 5 6 होगा, 4 5 6 2 3 1 होगा, क्योंकि इन सब में कार्डिनैलिटी क्या है बेटा? 3। लेकिन इनमें से कोई भी इसके इक्विवेलेंट होगा नहीं, क्योंकि यहां पे कार्डिनैलिटी क्या है? 4, तो 4 तो किसी के साथ नहीं होगा। क्या ये इनके किसी के साथ इक्वल होगा? अरे भाई, जब इक्विवेलेंट नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट ही बराबर नहीं है, तो अंदर के एलिमेंट्स टोटल बराबर हो नहीं हो क्या फर्क पड़ता है? तो इससे एक और बात समझ में आई, सेट इक्विवेलेंट है तो हो सकता है वो इक्वल हो ना हो, लेकिन अगर सेट इक्वल है तो हर हाल में इक्विवेलेंट तो होएगा ही होएगा। मतलब इसको अगर देखो डायग्राम से, तो डायग्राम से तुम ऐसा समझो, ये है इक्विवेलेंट, और इसके अंदर बैठा हुआ है इक्वल। मतलब अगर कोई सेट इक्वल है तो ये इक्विवेलेंट तो होएगा ही होएगा, लेकिन अगर वो इक्विवेलेंट है तो जरूरी नहीं कि इक्वल हो। जैसा कि इस केस में, अब जैसे मान लो 4 5 6 और 1 2 4 दोनों इक्विवेलेंट है बट इक्वल नहीं है। हाँ, बट ये दोनों इक्वल है तो इक्विवेलेंट है क्या? हाँ बिल्कुल इक्विवेलेंट है। तो यही अंतर है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में। क्लियर? चलिए जी, सवाल का देखते हैं, मतलब एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे PQRST है और TPQRSQ है, तो बिल्कुल ये दोनों बराबर दिख रहे हैं, बस जम्बल्ड वर्ड्स हैं तो दोनों बराबर हैं। 1 2 3 4 और PQRS, देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, इसमें भी 4 इसमें भी 4, बट एलिमेंट्स खुद बराबर नहीं है, तो इसलिए ये दोनों इक्विवेलेंट और ये दोनों इक्वल। सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है? चलो अब एक सवाल करते हैं मजेदार। इन द फॉलोइंग सेट स्टेट वेदर ए और ए इक्वल्स टू बी और नॉट।
अब ध्यान देना, a इक्वल्स टू b मतलब इक्वल, और इक्विवेलेंट को कैसे दिखाते हैं? तो इक्विवेलेंट को ऐसा दिखाते हैं, ऐसा लहराता हुआ लाइन। a थोड़ा बहुत इक्वल है b के। अगर पूरा पूरा होता है तो ऐसा लाइन देते हैं एकदम स्ट्रेट वाला, और अगर लहरा के दिया तो मतलब थोड़ा बहुत इक्वल। थोड़ा बहुत इक्वल मतलब इक्विवेलेंट। क्लियर? चलिए जी, तो ए बी सी डी डी सी बी है, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है ए इक्वल्स टू बी है। फिर 4 8 12 16, 8 4 16 18, 18 और इधर तो नहीं है, नहीं, तो ये तो लहराना पड़ेगा यहाँ पे, ए इक्विवेलेंट टू बी। अब 2 4 6 8 10 5 एलिमेंट, x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, x लेस देन इक्वल्स टू 10। हाँ, तो 10 या 10 से छोटा इवन इंटीजर 2 4 6 8 10 पॉजिटिव इवन इंटीजर, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये दोनों में जो एलिमेंट्स आएंगे, बी में भी जो एलिमेंट्स आएंगे वो यही आएगा, 2 4 6 8 10। तो हो गया दोनों बराबर। हाँ जी, बिल्कुल बराबर है, समझ गए? बल्ले बल्ले। चलिए जी, बराबर आ गया तीसरा। अब अगला कहता है x सच दैट x इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल कितने होते हैं? तो ये तो बड़ा सिंपल है, ए ई आई ओ यू। क्लियर? हाँ जी क्लियर। y सच दैट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन 5, 5 से छोटा या 5 के बराबर। 5 से छोटा या बराबर 1 2 3 4 5। अब देखो साफ साफ मेरे को दिख रहा है कि b और a में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, लेकिन एलिमेंट खुद बराबर नहीं है। तो दोनों इक्वल हुआ या इक्विवेलेंट? साफ साफ इक्वल तो नहीं हुआ, इक्विवेलेंट हो गया। क्लियर? बड़ा आसान यार। चलिए जी, अब बात करते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? तो डिसजॉइंट सेट का मतलब इससे समझ सकते हो, बंटवारा। बंटवारा मतलब जब भी कहीं दो भाइयों के बीच में लड़ाई होता है या फिर मियाँ बीवी के बीच में डाइवोर्स होता है, तो क्या होता है? जो जाता है वो अपना सब कुछ लेकर जाता है। बस डिसजॉइंट भी वैसा ही है। कैसे? ध्यान से देखो, अपने साथ मत जोड़िए हमको, हम अलग हैं। वो गैंग्स ऑफ वासेपुर का देखो डायलॉग, अब पता नहीं देखे हो कि नहीं, देखते हैं। तो डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है? इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एक सेट ए है 1 2 3 4, ठीक है। दूसरा सेट बी है, जैसे अगर हम बी में लिखे 2 3 8 9 6। अब देखो यहाँ पे इनके इक्वल या इक्विवेलेंट की बात ही नहीं हो रही है, बस बात क्या हो रही है कि यार ए और बी में कुछ भी कॉमन है क्या? तो हाँ दिख रहा है, कॉमन तो है ना यार, नहीं कैसे है, सॉरी, कॉमन तो है। क्या कॉमन है भाई? दिख रहा है ये 2 कॉमन है, दिख रहा है ये 3 कॉमन है, 2 एलिमेंट कॉमन हो गए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सी की बात करूं, 4 नहीं 8 9 6 और मान लो 10। अब भले ये दोनों इक्विवेलेंट है, देखो इसमें भी 4 इसमें भी 4, लेकिन क्या कुछ भी कॉमन आ रहा है इसमें? नहीं। तो अगर मैं बोलूं ए एंड सी आर डिसजॉइंट, तो बिल्कुल सही बात है, ए और सी डिसजॉइंट होंगे क्योंकि इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है। तो जब भी दो सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन ना आए तो उसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। कट्टर दुश्मन, इसीलिए बंटवारा दिखाया है, समझ रहे हो? क्योंकि बंटवारा एकदम क्लियर बंटवारा है, दोनों का कुछ भी कॉमन नहीं है। बंटवारा नहीं होता तो दोनों भाई भाई होते तो क्या होता? बहुत सारी चीजें कॉमन होती, जैसे भाई भाई में तुम लोग भी देखे होगे, बचपन में कई बार ऐसा होता है। इनफैक्ट मेरे को लगता है मेजोरिटी टाइम जो छोटे भाई को हमेशा बड़े भाई का खोला हुआ कपड़ा पहना दिया जाता है कि अरे रे वो बड़ा हो गया है, अब उसका छोटा वाला कपड़ा तुम पहनो। ये बेचारे छोटे वाले भाइयों के साथ हमेशा गलत होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों में भाईचारा है, तो इसीलिए सेम एलिमेंट्स इस्तेमाल हो जा रहे हैं, नहीं तो नहीं होते। अब जैसे कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे घर में जो कपड़े तुमको पहनाए जा रहे हैं वो मम्मी पापा ने बाहर किसी से मांग के ले आए होंगे, अरे अरे आप दे दीजिए, हमको अपने घर में बच्चों को पहनाना है। क्यों? क्योंकि दोनों डिसजॉइंट हो हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब A एंड B हैज नो एलिमेंट इन कॉमन, तो इसीलिए होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, x इज सच दैट x इज अ कंपोजिट। अब जाहिर सी बात है प्राइम और कंपोजिट दोनों अपोजिट ही होते हैं, दोनों में कोई कॉमन चीज नहीं है। प्राइम और कंपोजिट तो बाय डेफिनेशन ही एकदम अपोजिट है ना, तो नहीं होगा। चलिए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब एक सवाल करते हैं, इस सवाल में क्या लिखा हुआ है? सवाल में ये लिखा हुआ है भाई कि A में 2 और 4 है, B में x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसका सॉल्यूशन होगा x। तो इसका सॉल्यूशन जरा निकालो तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके, तो x + 4 × x + 2 लग रहा है मेरे को, देखो तो 4 दूनी 8, 4x + 2x 6x, बिल्कुल सही। तो यहां से इसका वैल्यू आ रहा है -4, यहां से इसका वैल्यू आ रहा है -2, 2 जीरोस।
अब ये है 2 और 4, ये है -4 -2, क्या ये दोनों बराबर है? बिल्कुल भी बराबर नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए एंड बी आर नल सेट नहीं, सिंगलटन नहीं, इक्वल नहीं, डिसजॉइंट हाँ, डिसजॉइंट सेट्स हैं। क्या ये इक्वल होंगे? नहीं, 2 और -2 थोड़ी इक्वल होते हैं। क्लियर? दैट्स इट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। दैट्स इट। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये सेशन तो आज का समाप्त हो गया, क्योंकि हमने इस सेशन में सारी वो चीजें डिस्कस कर ली जो जो आपको आज के सेशन में जानना था। हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स जाना, फिर हमने जाना रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, फिर हमने जाना टाइप ऑफ सेट्स, जहाँ पे हमने जाना कि भैया नल सेट क्या होता है, उस नल सेट के बाद सिंगलटन क्या होता है, फाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है। उसके बाद हमने जाना इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, और डिसजॉइंट सेट क्या होता है। तो हमने टाइप ऑफ सेट्स भी जान लिए। अब अगले सेशन में इसके आगे की कहानी करेंगे, ठीक है। अभी तक के सेशन के लिए आपको जितनी बातें मैंने पढ़ाई, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस अपने टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने टेक्स्ट बुक को, जो भी आपका टेक्स्ट बुक है उसको उठाइए, सारे क्वेश्चंस लगा जाइए, मेरी गारंटी है हर क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इस सेशन का पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।